नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं रूट कॉज। रूट कॉज में हमने लास्ट वीक एक सीरीज शुरू करी है जो हम वीकली करने का प्रयास करेंगे और हो सकता है वीक में 2 बार करें, हेल्थ के ऊपर। क्योंकि जब तक हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब तक बाकी का सारा जीवन, बाकी के सारे सुख बेकार हैं। क्योंकि सारे सुख जो आते हैं वो हेल्थ के बाद ही आते हैं। इसीलिए हमने इसका हैशटैग भी रखा है हेल्दी इंडिया एंड हेल्दी इंडिया विदाउट मेडिसिन। तो इस सीरीज में हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान जुड़ रहे हैं जो कि ये बताएंगे कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें और वो भी बिना दवाई के, जितना ज्यादा संभव हो सके। पहली बात। दूसरी बात, इस सीरीज को हमने इस तरह से प्लान किया है कि हम हेड से टो तक की बात करेंगे, क्योंकि शरीर के हर वह अंग, जब तक उसमें कोई परेशानी ना हो, कोई दर्द ना हो, कोई तकलीफ ना हो, तब तक हमें पता ही नहीं लगता है कि वह शरीर का कोई अभिन्न अंग है, हिस्सा है। जब शरीर में कोई परेशानी आती है, जो हमारा अंदर इतना बड़ा इंटरनल सिस्टम चलता है जो ईश्वर ने बनाया है, जो कभी दिखाई नहीं देता है, जब वो तकलीफ देता है तब हमें पता लगता है अच्छा इसके अंदर लीवर भी होता है, अच्छा किडनी भी होती है, अच्छा दिमाग के अंदर ये नर्व भी होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा ऊपरी मंजिल है, जिसे कहते हैं हेड की, सिर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिर दर्द की। तो डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशुमान, आपका स्वागत है। और धन्यवाद। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो सिर दर्द होता है इसके बेसिकली क्या कारण है। अब इसमें सिम्टम तो मैं समझता हूं एक ही है कि सिर में दर्द हो रहा, तो ये तो सिम्टम हो ही गया, लेकिन इसके कारण क्या है? क्या सिर्फ एक ही कोई कारण है, या हर सिर दर्द की एक ही दवाई है, या सिर दर्द के, जिस तरह से मैंने लिखा है कि सिर दर्द के प्रकार, कारण और निवारण, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। धन्यवाद रविंद्र जी। ऐसे तो बदतमीजी होती है कि जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब न दे के कहीं और से शुरुआत की जाए, लेकिन मैं इतना भी कम बदतमीज नहीं हूँ, थोड़ी बदतमीजी रखता हूँ। तो शुरुआत वहां से करते हैं जहां से आपने प्रोग्राम की शुरुआत की। कि स्वस्थ, आपने स्वास्थ्य की जब बात कही थी, मतलब आपने एक टैगलाइन या कॉन्सेप्ट दे दिया, हेल्दी लाइफ विदाउट पिल। मतलब दवाओं के साथ आप नॉर्मल आप अपने को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको स्वास्थ्य की परिभाषा में नहीं रह सकते हैं। तो जी पहले इसको परिभाषित करें, फिर मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ कि बिल्कुल। मैं स्वास्थ्य की इसमें बीच में बस थोड़ा परिभाषा। सा आपको रोकना चाहता था कि जिस तरह से आपने कहा कि सवाल को डॉज करना, ये जाहिर सी बात है राजनीतिक प्रवक्ताओं की खासियत होती है, लेकिन वो कभी भी उस वहां तक पहुंचते ही नहीं, पूरी की तरह पूरी डॉज कर देते हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, वो कई बार सवाल गलत पूछा जाता है तो उसको सिरा जोड़ने के लिए मैं समझता हूँ कहीं और से शुरुआत कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य की परिभाषा दर्शकों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समन्वय और संतुलन का होना ही स्वास्थ्य है। मतलब जी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग इन सिंक्रोनाइजेशन एंड बैलेंस्ड इज हेल्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ लोग समझते हैं अगर हम बीमार नहीं हैं तो स्वस्थ हैं, या बीमार हुए, बीमार से ठीक हो गए तो स्वस्थ हो गए। ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य आपके अंदर प्रकृति प्रदत्त है, और इसमें गड़बड़ी होती है तो बीमार होते हैं। तो स्वस्थ रहना स्वाभाविक है, बीमार होना कृत्रिम है, अस्वाभाविक है। अब इसमें सीरीज की शुरुआत में आज दूसरा एपिसोड है जिसमें हम हेडेक की बात कर रहे हैं, सर में दर्द। तो एक तो ये समझना है, सर में दर्द सबसे अहम बात है कि हमारे सारे मेडिकल लिटरेचर, आयुर्वेद को अगर मिला दें तो माना जाता है 100 में से 96 व्यक्ति जिसने जन्म लिया है अपने जीवन में कभी न कभी सर दर्द को जरूर अनुभव करेगा या कर चुका होगा। उस 100 में से 50 लोगों को सर दर्द बहुत ट्रांजिएंट, मतलब थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए होगा, और किसी खास बीमारी से उसका मतलब नहीं होगा, चला जाएगा। तो बच गए सिंपल 46% ऐसे लोग जिनमें सर दर्द को प्रॉपरली इवेल्युएट करना चाहिए। अब आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात है। मोटे मोटी तौर पे 15 प्रकार के सर दर्द बताए गए हैं, लेकिन अगर इसको बहुत साधारण तरीके से समझें तो प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक अगर ऐसे बांट दें, प्राइमरी हेडेक हम उसको कह सकते हैं जिसमें कोई भी कारण
मतलब कोई मेजर बीमारी के कारण अगर हेडेक नहीं हो रहा है तो प्राइमरी हेडेक है, मतलब सर दर्द प्राइमरली है बस। और सेकेंडरी हेडेक, हेडेक सेकेंडरी टू एनी अदर डिजीज, उदाहरण के तौर पे ब्रेन ट्यूमर, मेनिंजाइटिस, इसमें अगर सर दर्द हो रहा है उसको सेकेंडरी हेडेक कहेंगे। और कोई मेन बीमारी नहीं है लेकिन सर दर्द हो रहा है, प्राइमरी हेडेक। अब प्राइमरी हेडेक का मतलब क्या समझते हैं? हेड तो आमतौर पे हम समझते हैं कि ऊपर के हिस्से को मान रहे हैं, लेकिन हेड से अटैच जो भी ऑर्गन हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी से जो दर्द हो वो प्राइमरी हेडेक में रखेंगे। जैसे हड्डी, मांसपेशियां, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, इस तरह की जितनी चीजें हमारे ब्रेन को जा रही हैं, या गर्दन की मसल्स हैं जो हेड को सहारा दिए हुए, इनमें कोई एबनॉर्मलिटी हो, प्राइमरी हेडेक। और सबसे कॉमन प्राइमरी हेडेक है टेंशन हेडेक, मतलब किसी भी तरह का तनाव हो, वो आपको सर में दर्द करा रहा है, टेंशन हेडेक। जी। आमतौर पे माइग्रेन को भी टेंशन हेडेक में रखते हैं। उसके बाद नेक मसल स्प्रेन, मतलब आपने कंप्यूटर पे काम किया बहुत देर तक, मोबाइल पे काम किया बहुत देर तक, और आपकी गर्दन के पीछे की मसल मांसपेशियां अकड़ गई, स्प्रेन हुआ, हेडेक। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आमतौर पे लोग समझते हैं सर्वाइकल बोल के काम चलाते हैं, लेकिन गर्दन में जो दर्द हुआ यही हेड में पहुंच जाएगा, आपको प्राइमरी हेडेक में रखना है। इस तरह से ऐसी कोई भी एबनॉर्मलिटी आपको या आपके फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, जैसे नींद का कम आना, रात में नींद नहीं आना, ये प्राइमरी हेडेक में आ जाएगा। इसी तरह से अल्कोहल का एक्सेसिव हो जाना, जैसे खास करके माना जा रहा है अमंग ऑल अल्कोहल, रेड वाइन से सबसे ज्यादा हेडेक होता है, तो उसके हेडेक को प्राइमरी हेडेक में रखा गया। इसी तरह से एक सीरीज है प्राइमरी हेडेक के लिए। सेकेंडरी हेडेक, हाइपरटेंशन अनकंट्रोल हो जाए, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाए, ब्रेन में इंफेक्शन हो जाए, ब्रेन में ट्रॉमा हो जाए, और आज के समसामयिक समय में कोरोना वायरस से रिकवर जो लोग हुए हैं उनको कोविड हेडेक के नाम से बोला जा रहा है। लॉन्ग हॉल सिंड्रोम, लॉन्ग हॉल कोविड में एक परसिस्टेंट हेडेक एक प्रॉब्लम चल रही है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो अब इससे क्या मिलता है सारांश में? लिस्ट रटने की जरूरत नहीं है। अगर हेडेक आपका हुआ और आम मेडिकेशन के बाद चला गया, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करें, आईसाइट जरूर चेक करा लें। अगर यही हेडेक परसिस्टेंट होने लगे या बार बार होने लगे तो आप अपना इवैल्यूएशन जरूर कराएं। कैसे इवैल्यूएशन कराएंगे आप अपने भी समझ सकते हैं, डॉक्टर को जरूर दिखाना है, और जरूरत पड़े तो कोई जांच करानी, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जी। डॉक्टर अंशुमान, जैसे आपने टेंशन हेडेक और माइग्रेन को ये शायद एक साथ बताया है, बट क्या माइग्रेन हेडेक जो है पहली बार में ही होता है, या हेडेक कंटिन्यू 1 2 4 5 10 बार रिपीटेशंस होता है उसके बाद वो माइग्रेन में कन्वर्ट होता है? और क्या माइग्रेन कोई एक ही प्रकार का होता है या उसके भी अलग अलग प्रकार हैं? जी, टेंशन हेडेक और माइग्रेन एक सीरीज में मैंने बताया, लेकिन एक नहीं है। टेंशन हेडेक मतलब किसी भी तरह का तनाव है, चाहे मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेन ही हो जाए, मतलब बहुत देर जी। हमने काम किया, या हम्म। मेंटल टेंशन हो जाए, स्ट्रेस हो जाए, इससे इंड्यूस्ड हेडेक को टेंशन हेडेक कह सकते हैं। माइग्रेन, बहुत सारी थ्योरी दी गई माइग्रेन होता क्यों है। कुछ थ्योरी है जिसमें कहते हैं ब्लड वेसल्स जो ब्रेन को सप्लाई करे सिकुड़ जाती है। कुछ थ्योरी मानती है कि जो नर्व्स ब्लड वेसल्स के अराउंड है वो हाइपर एक्टिव होती है। इस तरह से अलग अलग थ्योरी है। माइग्रेन लेकिन रिपीटेड होगा, रेकरेंट होगा। और हेमी माइग्रेन एक चीज होता है जिसमें कहते हैं सर के आधे भाग में दर्द होना, पूरे सर में दर्द नहीं होना। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हेमी माइग्रेन ही क्लासिकल माइग्रेन हो। माइग्रेन पूरे सर में दर्द लेके हो सकता है, सिर्फ आंखों के पीछे दर्द लेके हो सकता है, या सर के पीछे दर्द लेके हो सकता है। माइग्रेन के भी कई प्रकार हैं कि किस चीज से इंड्यूस होता है, मतलब इंड्यूसिंग फैक्टर क्या है, उसके बेसिस माइग्रेन का टाइप है। सर के कितने पोर्शन को इन्वॉल्व करता है उसके हिसाब से, जैसे मैंने बताया हेमिक्रेन या हेमी माइग्रेन और कंप्लीट माइग्रेन, इस तरह से उसके भी डिवीजन है, एक टाइप का नहीं होता है। और डिवीजन के हिसाब से ही उसका इलाज भी देते हैं। डॉक्टर अंशुमान, जैसे आपने कहा कि माइग्रेन पूरे सिर में भी हो सकता है, अभी तक मैं ऐसा समझता था कि माइग्रेन अगर शरीर के किसी एक हिस्से में हो रहा है तो उसे माइग्रेन कहते हैं। जी, उसको उसको हेमी क्रेनिया का, हेमी मतलब हाफ, क्रेनिया मतलब जो हमारा हेड का पोर्शन है, क्रेनियम।
उसको हेमी क्लासिकल माइग्रेन लोग उसी को समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माइग्रेन का क्लासिफिकेशन या डेफिनेशन इस पे नहीं होता कि आधे सर में दर्द हो रहा है। जैसे किसी को आंख में तकलीफ है या साइनोसाइटिस एक साइड की है तो उसको आधे सर में दर्द होगा, लेकिन ये माइग्रेन नहीं है। एट द सेम टाइम माइग्रेन पूरे सर में होगा, आधे में नहीं होगा, लेकिन ये माइग्रेन हो सकता है। इसलिए उसका किस तरह का ऑनसेट है, मतलब कैसे सर दर्द चालू हुआ, क्या होता है सर दर्द होने से पहले, सर दर्द ठीक कैसे होता है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है, कॉफी से होता है, बटर चीज से होता है प्रेसिपिटेट, फ्लैश लाइट से होता है, सडन डार्क से लाइट में आने के बाद होता है, धूप से इसके हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं कि माइग्रेन है या नॉन माइग्रेन हेडेक है। ओके, तो जैसे आपने कहा कॉफी से होता है, तो एक मैं पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा था कहीं कैफीन हेडेक, तो क्या ये वही है कैफीन हेडेक का मतलब हम कॉफी लेते हैं या कोई भी कैफीन वाली आइटम लेते हैं तो उसके बाद सिर दर्द होता है, हेडेक होता है, उसे कैफीन हेडेक कहते हैं या कुछ डिफरेंट? नहीं, कैफीन हेडेक बिल्कुल अलग है। कैफीन हेडेक, अल्कोहल हेडेक जो कहते हैं वो बिल्कुल अलग है। कैफीन डिपेंडेंट हेडेक एक चीज होती है, जो लोग कैफीन के लिए एडिक्ट हो जाते हैं, हैबिचुएटेड हो जाते हैं, उनको अगर कॉफी नहीं मिले तो हेडेक होगा, कैफीन विड्रॉल का हेडेक हुआ। और एक होता है कैफीन ओवरडोज के कारण। कैफीन ओवरडोज में क्या होता है, कॉफी के ओवरडोज में कि हार्ट रेट तेज हो जाएगा, टैकिकार्डिया, इरेगुलर हो जाएगा, पैल्पिटेशन, और कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। इसी तरह से ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में एबनॉर्मल फ्लक्चुएटिंग होता है, पल्सेटिंग, मतलब ऐसे लगेगा कुछ चीज धड़क रही है दिमाग के अंदर, वो कॉफी इंड्यूस्ड हेडेक हुआ। मतलब कॉफी विड्रॉल हेडेक भी होगा, कॉफी इंड्यूस्ड हेडेक भी होगा, लेकिन ये माइग्रेन नहीं है। ओके, ये माइग्रेन नहीं। और डॉक्टर अंशुमान, ये तो चलिए अभी हम और आगे जो और तरह के हेडेक हैं वो भी हम आपसे समझेंगे, लेकिन जैसे माइग्रेन की बात कर लें या जो टेंशन वाले हेडेक की बात कर लें जो आमतौर पे हो जाता है, और मैं समझता हूँ कि जो आपने पहले ही कहा कि भाई शायद ही ऐसा कोई बचा हुआ हो जिसको हेडेक कभी ना हुआ हो जीवन में, तो ये हेडेक से बचने के क्या रास्ते हैं कि जीवन में कभी हेडेक हो ही नहीं, और अगर हो जाए तो क्या जो ये ओटीसी जो ओवर द काउंटर दवाइयां मिलती हैं क्या वो खाना सेफ हैं, या उसके अलावा कोई घरेलू उपचार भी है जिसको हम करके इन हेडेक से बच सकते हैं? देखिए, इस जीवन में, इस संसार में आप हैं तो कभी ना कभी हेडेक होगा, और इतना बड़ा इश्यू नहीं है जिसके लिए बचने के लिए हम बहुत ज्यादा कोशिश करें। ये क्योंकि आपके दिनचर्या से ही संबंधित है, कोई अलग नहीं है। एट द सेम टाइम आप ये भी नहीं कह सकते किसी की दिनचर्या इतनी स्मूथ हो थ्रू आउट लाइफ कि उसको कभी हेडेक ना हो, ये संभव नहीं है, कारण वी आर ह्यूमन। जी। कहा जाता है कि रोलर कोस्टर लाइफ है। जैसे रोलर कोस्टर में आप नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं। तो अगर इंसान है तो रोलर कोस्टर होगा, रोलर कोस्टर होगा तो हेडेक होगा, तो हेडेक तो होगा। अब हेडेक कम हो, खतरनाक ना हो, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। तो कम हो, इसके लिए सबसे पहले बात जब मैंने कही तनाव, तो शारीरिक और मानसिक तनाव से जितना हो सके आप बचें। वेल बैलेंस्ड अपने लाइफस्टाइल को रखें, जिसमें नींद का प्रॉपर होना, डाइट का प्रॉपर होना। कुछ ऐसे फूड हैं और कुछ ऐसे एडिक्शन व्यसन की चीजें हैं जो हेडेक कराती हैं, उसका कम इस्तेमाल करें, जिसमें अल्कोहल है, कॉफी है, एक्सेसिव टी कंजम्पशन भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। उसके बाद नेक स्प्रेन, आज डिजिटल जमाने में मोबाइल और कंप्यूटर के इस्तेमाल के बाद लोग गर्दन इस तरह से झुका के बैठे रहते हैं, मतलब सर्वाइकल स्पाइन रोटेटेड होता है और बैक की मसल्स खींची रहती है। उनके लिए रिकमेंडेशन है कि आप नेक शोल्डर की एक्सरसाइज फ्रिक्वेंट करें जब काम कर रहे हैं। जिसको एक्सरसाइज को हम कर सकते हैं, इसको चिन को पीछे की तरफ ये करना है, टक करना है, नेक मसल आपकी स्ट्रेट हो जाएगी। बहुत स्लोली आराम से साइड टिल्ट करना है, दूसरी साइड टिल्ट करना है, आगे टिल्ट करना है, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर लेना है। इससे आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, मसल का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है। तो एट द एंड ऑफ डे, शाम को जब आप काम से निकलते हैं तो आपको हेडेक नहीं होगा। डिहाइड्रेशन, आमतौर पे पानी लोग जो कम पीते हैं उनको ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए, ब्लड फ्लो जब बढ़ाता है, बॉडी अपना सिस्टम चेंज करता है तो हेडेक होता है। तो अगर हेडेक हो, आप पानी पी के देखिए, हो सकता है। और पानी पीने का तरीका नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, जो वातावरण है उसके हिसाब से, न ठंडा न बहुत गर्म। तो उससे हेडेक अगर रिलीव होता है तो मतलब डिहाइड्रेशन हेडेक था।
तीसरी बात, हेडेक के टाइप से आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। अगर आपके गर्दन के पीछे और सर के जंक्शन पे, इस जगह पे जहां आप आमतौर पे तकिया लगाते हैं, सिर्फ इस जगह पे हेडेक हो रहा है और सर के ऊपर धक्का दे रहा है या पल्सेशन की तरह धक धक सुनाई दे रहा हो हेडेक, तो हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, बीपी चेक कराएं। अगर हेडेक इस एरिया में हो रहा है जिसको हम कहते हैं फ्रंटल मीडियन फोरहेड, इस एरिया में हेडेक हो रहा है, आमतौर पे साइनसाइटिस का हेडेक होगा, तो आप चेक करें कि आपकी नाक तो बंद नहीं है, सर्दी जुकाम तो हाल फिलहाल में नहीं हुआ, और हो सके तो स्टीम ले ले, हेडेक कम हो जाएगा, तो इसका मतलब साइनसाइटिस का हेडेक था। सिमिलरली अगर इस जगह पे हेडेक हो रहा है आईब्रो के ऊपर, तो हो सकता है आपको आईसाइट की प्रॉब्लम हो रही हो, आईसाइट चेक कराएं। आप अपने पढ़ने में देखिए, क्या आपको कोई कभी कभी पढ़ते पढ़ते ब्लरिंग, मतलब सब कुछ दिखना कम होता है फिर नॉर्मल हो जाता है? अगर ऐसा हो रहा है तो आई स्ट्रेन हो रहा है, आई साइट चेक कराएं। एक चीज होती है 40 साल के बाद माना जाता है कि चश्मा लग जाता है, जिसको हम प्रेस बायोपिया कहते हैं, एजिंग के हिसाब से आपको चश्मा लगा। तो इसका तरीका क्या है, आप अपने भी जज कर सकते हैं, अपने दोस्तों का भी जज कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग, हैंड स्ट्रेचिंग सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे आमतौर पे इंसान पढ़ने के लिए ऐसे उठाया, लेकिन उसको आई स्ट्रेन, आई साइड की वीकनेस अगर है, प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ एजिंग, तो क्या करेगा, हाथ को दूर ले जाएगा, या हाथ अगर यहीं रखा है तो अपनी गर्दन पीछे लाके पढ़ना चाहेगा। नॉर्मली हम आंख से रीडिंग डिस्टेंस जो है 25 सेंटीमीटर मानते हैं, 25 सेंटीमीटर पे कंफर्टेबली हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जब आई मसल की एडेप्टिविटी कम होने लगती है, तो हम इसको दूर करके पढ़ना चाहते हैं, तभी हम पढ़ पाते हैं, पास से हमें दिक्कत होती है। जैसे बच्चे बहुत पास से झुक के किताब कॉपी पे लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एडल्ट को दूर रखना पड़ता है। और ये अगर स्ट्रेचिंग हैंड, स्ट्रेचिंग आर्म सिंड्रोम होने लगे, तो मतलब इनको आई साइट की वीकनेस हो रही है, इनको आप चेक कराएं और जो प्रेस बायोपिया का चश्मा उसको दिलवाएं। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप हेडेक को अपने आप क्लासिफाई करेंगे और उपयुक्त डॉक्टर से फिर मिल सकते हैं। जी, जैसे मैंने पूछा था कि जो ओटीसी मेडिसिन होते हैं, जिसके टीवी पे एडवर्टीजमेंट भी खूब आते हैं कि सिर दर्द है तो ये खा लें, सिर दर्द है तो ये खा लें, तो क्या वो दवाइयाँ सेफ होती हैं, वो खानी चाहिए, या पहले हम ये समझ लें कि भाई किस तरह का सिर दर्द है तो और कौन सी दवाई खानी चाहिए? मेरा विस्तार से बताने का पूरा मकसद यही था कि लोग समझें इस चीज को कि किस तरह का हेडेक है और उपयुक्त डॉक्टर से सलाह लें। ओवर द काउंटर मेडिसिन कभी भी एडवाइजेबल नहीं है, और हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट भी यही कहता है कि मेडिसिन का एडवर्टीजमेंट कानूनी अपराध है, तो उसको नहीं करना चाहिए। कारण ये है कि सभी लोग एडवर्टीजमेंट को देख के जाके मेडिसिन खरीद के खाते हैं, और कभी कभी, क्योंकि देखिए मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूं, मेरे पास ऐसे केसेस अनेक आते हैं, ब्रेन ट्यूमर पनप रहा था और ओवर द काउंटर मेडिसिन खाते रहे, हेडेक हुआ फिर मेडिसिन खा ली, हेडेक हुआ फिर मेडिसिन खा ली, और ट्यूमर बड़ा होता चला गया। फॉर्चुनेटली बहुत कम केसेस जिनमें हेडेक है, ट्यूमर की समस्या होती है, लेकिन इग्नोर करने के बजाय, इसमें ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इक्का दुक्का कभी आपको बहुत लगा कि मेरी लाइफस्टाइल ठीक है, सब है, कल कुछ गड़बड़ी हो गई, मैं रात में सो नहीं पाया, हेडेक हो रहा, आपने दवा ले ली। लेकिन अगर ये रिपीट करे, बार बार हो, तकलीफ आपको ज्यादा दे, तो आप डॉक्टर को दिखाएं, जांच कराएं, उसके बाद ही मेडिसिन लें, अन्यथा ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें, सेफ नहीं है। कारण दो हैं, उसमें ऐसे तत्व हैं, लिवर डैमेज करता है, अगर एस्टामिनोफेन जो ज्यादा उस मात्रा में उसमें लेंगे तो लिवर को डैमेज करेगा, जिसको पैरास्टामोल का आमतौर पे कहते हैं। और अगर डिक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन इस तरह की दवा आप लेते हैं तो किडनी को डैमेज करता है। तो एक छोटी सी तकलीफ बचने के लिए आप मेजर अंग को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। इसमें सावधानी बरतें। डॉक्टर अंशुमान, जैसे ये तो मान लीजिए इंटरनल मेडिसिन हो गई, और बट जिस तरह से हेडेक के लिए बहुत सारे बाम्स भी आते हैं, वो भी टीवी पे ही प्रसारित किए जाते हैं, तो क्या वो बाम भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या, या बाम सेफ हैं? जी, देखिए, बाम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए है, ये बहुत छोटी मात्रा में तो आपको जाके इंटरनल ऑर्गन को डैमेज नहीं करता है। आमतौर पे हम मानते हैं जितने एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए मेडिसिन बनी है, किसी फॉर्म का ऑइंटमेंट या बाम, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है, ऐसा मानते हैं, और ऐसा स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला होना भी चाहिए, तो उसमें ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि बाम एडिक्टिव होता है, ओके। बाम का लत लगता है।
इसलिए अगर यदा कदा आप वाम इस्तेमाल कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लत फॉर्म में मैं ऐसे अनेकों डॉक्टर को जानता हूं जिनको बाम की लत लग चुकी है, और जिस बाम को आप छोटा सा एक हेड पे छोटा सा स्ट्रिप लगा सकते हैं और उसमें आपको जलन भी महसूस होती है, और जिनको लत लग जाती है वहां पे लगाते हैं, आंखों के पास लगाते हैं, नाक के ऊपर नाक के अंदर भी लगा लेते हैं और कंफर्टेबल है। तो सोचिए कि टॉलरेंस कितना बढ़ गया। और अगर घंटे 2 घंटे बाम न लगाएं तो उनको बेचैनी होती है। इसलिए इस तरह की अगर हरकत हो रही है तो आप अपने विल पावर को स्ट्रांग कीजिए और बाम की लत से दूर होइए, क्योंकि बाम एडिक्टिव है। बाम एडिक्टिव है। और मैंने ये सुना भी और मुझे मतलब जानकारी भी इस चीज़ की है कि कुछ लोग बाम जैसी चीज़ें खरीद के ले जाते हैं नशे के लिए, और उसको मैंने सुना है कि वो ब्रेड पे बाकायदा लगा के खाते हैं। बाम हो गया, आयोडेक्स हो गया, ऐसा भी करते हैं। जी जी, मैंने भी सुना है ये। जी। डॉक्टर अंशुमान, जैसे हम ये बात कर रहे हैं, इसमें जैसे हम सिरदर्द की अलग अलग तरह की आपने बताई बहुत सारे, तो इसमें जैसे एक कई बार कहते हैं ना, जैसे आपने बीपी से रिलेटेड बताया, तो अगर बीपी बढ़ता है तो सिरदर्द होगा ही होगा, ये जरूरी है या नहीं, ऐसा नहीं भी हो सकता है? बिल्कुल नहीं है। ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर का प्रेशर बढ़ा हुआ है। अब बढ़ने के बाद कहीं कहीं इंपैक्ट दे सकता है, तो कुछ अंग हमारे लक्षण देते हैं, कुछ अंग लक्षण नहीं देते हैं, जिसमें ऑब्वियसली हेड मतलब ब्रेन सबसे ज्यादा लक्षण देता है, इसलिए हेडेक होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, 250 260 सिस्टोलिक मतलब ऊपर का ब्लड प्रेशर और 120 140 नीचे का डायस्टोलिक प्रेशर पे, और लोगों को पता ही नहीं रहता था, हेडेक ही नहीं होता है। कभी वो आए सीधा ब्रेन हेमरेज लेके, और जब उनका बीपी चेक किया तो बहुत हाई था, पूछा गया कभी इन्होंने हेडेक नहीं बताया, कभी नहीं बताया। तो इसलिए हर बढ़े ब्लड प्रेशर में हेडेक हो जरूरी नहीं है। हो सकता है हृदय पे ज्यादा असर करे, तो आपको हृदय की धड़कन सुनाई दे सकती है, पैल्पिटेशन मतलब दिल की धड़कन को आप महसूस कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। कभी आई साइट की प्रॉब्लम हो सकती है बढ़े ब्लड प्रेशर कारण, जैसे आंखों के आगे तारे का घूमना, ब्लर हो जाना, कभी कुछ ब्लैकआउट हो जाना, इस तरह की तकलीफें भी आ सकती है। तो इसलिए लक्षण इस पे निर्धारित होगा कि किस अंग को बढ़ा ब्लड प्रेशर ज्यादा तंग कर रहा है, उसके हिसाब से आपका लक्षण होगा। उसके हिसाब से लक्षण होगा। डॉक्टर अंशुमान, 2 क्वेश्चन मैं और लेना चाहूंगा। एक क्वेश्चन है, मतलब हेडेक्स को बहुत सारे हैं, मैं देख रहा था, हाइपरटेंशन हेडेक, रिबाउंड हेडेक, पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक, एक्सटर्शन, स्पाइनल हेडेक, थंडर क्लैप, आइस पिक, ना जाने कितने हैं। मुझे लगता है कि वो भी बड़ी बारीकी से, जिस तरह से आपने सजेस्ट किया कि यदि कभी हेडेक हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उसको इतना ईजी ना लें। लेकिन जो एक महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल माइग्रेन होता है, वो क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है? जी, पीएमएस एक चीज होती है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। जब ओके। मासिक धर्म होने वाला होता है तो हार्मोन, फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उतार चढ़ाव होने के कारण ही अंडकोश से अंडे निकलते हैं, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन ना हुआ तो मेंस्ट्रुएशन होगा, और अगर बच्चा हो गया तो फिर ये इसी हार्मोन के उतार चढ़ाव से बॉडी के अंदर न्यूरोफिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिसमें मूड स्विंग हो सकता है, बॉडी में सूजन आ सकती है जिसको हम आमतौर पे इडिमा कहते हैं, महिलाएं महसूस करती है, फुलनेस है, भूख कम लग सकती है, और हेडेक भी हो सकता है। ये आपके न्यूरोजेनिक हेडेक हार्मोन जो इंड्यूस करता है, वो ब्रेन में ही हेडेक इंड्यूस करता है, और ये हेडेक अलोंग विथ मूड स्विंग ये क्लासिकल है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का। तो ये सिंपल पीएमएस हेडेक कह सकते हैं। और जिन महिला को माइग्रेन है वो कभी कभी प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड में बढ़ जाता है, वो अलग हुआ, और प्री मेंस्ट्रुअल हेडेक अलोंग विथ मूड स्विंग ये अलग देन अदर देन माइग्रेन हुआ। ओके। अब हमने महिलाओं की बात करी, इसके साथ साथ आज की तारीख में अगर हम बात करें तो आने वाले नेक्स्ट मंथ में शायद बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, और बच्चों में आजकल ये हेडेक की समस्या काफी निकलने लग गई है, आने लग गई, और खास तौर से जब एग्जाम्स एंड ऑल आ जाते हैं तो बच्चों को इस तरह की समस्याएं बहुत होती हैं। तो बच्चे कैसे बोर्ड के एग्जाम में या नॉर्मल एग्जाम्स में हेडेक जैसी समस्या से बचें, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, एग्जाम से पहले जो हेडेक की वजह है 3-4, अब तो डिजिटल जमाने में
काफी बच्चे डिजिटल मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, तो सबसे जी पहले हर स्क्रीन पे आपका एक रीडिंग मोड होता है, उसको ऑन करके पढ़ें। बहुत ब्राइट लाइट स्क्रीन पे ना पढ़ें, उसके कारण आई स्ट्रेन होगा, हेडेक होगा, पहली जी। बात। दूसरी बात, बैठने पढ़ने का तरीका, कोशिश करें टेबल और चेयर पे, जो स्टूडेंट पोजीशन बोला जाता है, स्ट्रेट, सिटिंग ऑन द चेयर, टेबल की हाइट प्रॉपर, जहां आर्म आपका कंफर्टेबली इस तरह से रेस्ट करे। गर्दन और स्पाइन सीधी हो आपकी, स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूं। जब ये सीधी होगी तो नेक मसल आपका स्प्रेन नहीं करेगा, क्योंकि आपको एग्जाम के समय लंबे समय के लिए पढ़ना पड़ेगा, स्प्रेन नहीं करेगा, हेडेक नहीं होगा। हर घंटे 2 घंटे में आप अपने को हाइड्रेट जरूर करें, पानी पिएं, ग्लूकोज वाटर पिएं, शिकंजी पिएं, जो भी आपको पसंद है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक ना पिएं, कोल्ड ड्रिंक आपको डिहाइड्रेट करती है। तो किसी भी तरह का ऐसा पानी पिएं जिसकी ऑस्मोलिटी पानी के बराबर हो, नींबू पानी है, शिकंजी है, या सादा पानी है, इसको पिए, हाइड्रेशन रखें। कैसे पता चलेगा स्टूडेंट को? पढ़ने समय याद नहीं रहता है पानी पीने का। अगर वॉशरूम जाते हैं और पेशाब का रंग क्लोज टू वाटर होता है, तो समझ लीजिए आपका पानी उपयुक्त है, आपको हेडेक नहीं होगा। लाइट की पोजीशनिंग, रीडिंग लाइट जो आपकी है, लाइट की पोजीशन प्रॉपर हो। अगर कोई बच्चा पीछे से बल्ब लगा के, ट्यूबलाइट लगा के पढ़ रहा है, तो शैडो उसके किताब पे या कॉपी पे पड़ रही है, इसमें हेडेक की संभावना है। तो लाइट की पोजीशनिंग, और आजकल बच्चे तो इंटरनेट पे रहते हैं, वो चेक कर लें एडिक्वेट रीडिंग लाइट पोजीशनिंग, उनको दिख जाएगा बल्ब कहां से लगाएं और टेबल पे किस तरह से लाइट आए, ताकि आपका शैडो ना पड़े, इसका ध्यान रखें। बीच बीच में जब बच्चे पढ़ रहे हैं, उठ के होल बॉडी को स्ट्रेचिंग करें, जिसको एक तरह से वृक्षासन का पूरा स्ट्रेट करके पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें, 2 मिनट अंगड़ाई लें पूरे मांसपेशियों, ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपका ये हो जाए और मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेंटेन रहे, और लैक्टिक एसिड जो बॉडी में बना वो आपके यूरिन में निकल जाए। ये कुछ कुछ प्रिकॉशन अगर आप लें तो हेडेक नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, तनाव न लें। एग्जाम अच्छा होगा अगर आप अच्छे मन से पढ़ेंगे। तनाव में पढ़ेंगे तो अच्छे होने की उम्मीद कम होती जाएगी, तनाव आपका जितना बढ़ता जाएगा। कारण क्या है? कहा जाता ऑप्टिमम स्ट्रेस बेस्ट परफॉर्मेंस, मैक्सिमम स्ट्रेस वर्स्ट परफॉर्मेंस, मिनिमम स्ट्रेस और जीरो स्ट्रेस वर्स्ट परफॉर्मेंस। तो ऑप्टिमम तनाव लेना है, बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, एक्सेसिव तनाव नहीं लेना है, बस यही सुझाव है। जी। जैसे कहा कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए बच्चों को, तो क्या बच्चे जो 10th के या 12th के जो बड़ी एज के हो रहे हैं, इनको चाय या कॉफी दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है, लेकिन एडिक्टिव डोज में नहीं। अब उसमें भी कहा जाता अति सर्वत्र वर्जयेत। अगर कॉफी एक्सेस पीने लगे, तो अभी हमने बात की थी कैफीन इंड्यूस हेडेक की, ये हो सकता है। चाय अधिक पीने लगे तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, प्लस एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, जो कि स्ट्रेस में ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, वो भी आपको हेडेक करा सकता है। इसलिए थोड़ी बहुत चाय कॉफी का सहारा ले सकते हैं, लेकिन क्लियर वाटर जरूर लें। जब इस तरह का कोई भी डिहाइड्रेटिंग एलिमेंट आप लेते हैं तो क्लियर वाटर जरूर लें। जरूर है। डॉक्टर अंशुमान, 2 क्वेश्चन आए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि ये दर्शकों के हैं, ले लेता हूँ। एक निर्मल मीना जी ने पूछा है कि मेरे सर के साथ हमेशा आंखों में बहुत तेज दर्द होता है। जी तो इसका क्या कारण जी हो सकता है, जानना चाहते होंगे, और क्या निवारण हो सकता है? जी, मैं जब हेडेक का क्लासिफिकेशन कर रहा था, तो जी मीना जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोग्राम होने के बाद इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको और जी। क्लैरिटी आएगी। अगर हेडेक के साथ आंखों में दर्द हो रहा है, एक संभावना हो सकती है कि आई साइट की प्रॉब्लम, उसको आप चेक कराएं। दूसरी संभावना हो सकती है साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम, जो दोनों साइड साइनोसाइटिस, जिसको हम फ्रंटल साइनोसाइटिस या मैग्जिलरी साइनोसाइटिस कहते हैं, उसमें भी हेडेक के साथ आई पेन, जिसको हम ऑर्बिटल पेन, पेरी ऑर्बिटल पेन या रेट्रो ऑर्बिटल पेन, 3 तरह का बोलते हैं, ये हो सकता है। मोटा मोटी आप समझिए कि आंखों में के आसपास कहीं दर्द महसूस होगा, ये हो सकता है। और कभी कभी तनाव में, और कभी कभी आई स्ट्रेन में, जैसे रात को नींद अच्छी नहीं आई, या कोई, आप देखते हो कुछ लोग सोते हैं तो उनकी आंखें खुली रहती है, मतलब पलकें खुली रहती है, पूरी तरह बंद नहीं होती है, जिसका हम्म। आई ड्राइनेस होती है। आई ड्राइनेस हो सकती है, या आपका स्क्रीन टाइम
कुछ ज्यादा हो सकता है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, आप अपने मोबाइल में ऑन कर दीजिए स्क्रीन टाइम अलर्ट। वो आपको बताएगा कि आज के दिन कितनी देर आप स्क्रीन पे रहे, कितनी देर फोन पे रहे, उसको आप ऑप्टिमाइज कर लिए। यही कॉमन कॉजेज हैं जिसमें हेडेक के साथ आई पेन होगा। जी निर्मल मीना जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, लेकिन फिर भी डिटेल में आप शुरुआत से एपिसोड देख लें तो आपको और जानकारी मिल जाएगी। एक और इससे रिलेटेड तो नहीं है, बट मैं फिर भी चाहता हूं कि दर्शक ने पूछा है तो आप उनको थोड़ा सा बता दें। गोरे कश्यप हैं, कह रहे हैं सर कभी कभी उंगलियों में जकड़न हो जाती है, इसका कोई निवारण होता है? तो बट मुझे लगता है पहले कारण जाने फिर उसके बाद निवारण। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि पहले कारण जानिए, निवारण अपने आप मिल जाएगा। आप अगर क्या उम्र है देखें, पहली बात, क्योंकि ये उंगलियों में जकड़न 60 साल के पुरुष में अलग हो सकता है, 20 साल के पुरुष में अलग हो सकता है। दूसरा, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन खाने वालों में यूरिक एसिड की संभावना ज्यादा होती है। तीसरा, फैमिली हिस्ट्री किसी भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, इस तरह कुछ डिजीजेज हैं है कि नहीं है। आपका काम कोई कंप्यूटर का काम या सॉफ्ट स्किल जिसमें सॉरी माइक्रो स्किल जिसमें उंगलियों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, ऐसा तो नहीं है। इन चीजों को देखना है। अगर आपको लगता है इनमें कोई भी कारण आपके उंगलियों के जकड़न में मौजूद है तो उनको ठीक करना है। नहीं है तो फिर आपको विटामिन डी का टेस्ट कराना है, किसी डॉक्टर को दिखाना है। उंगलियों का एक्सरे जरूरत हो एक्सरे करके देखें। उसमें ये भी देखेंगे 10 के 10 उंगलियां जकड़ी रहती है, किसी खास उंगली में है। अगर किसी खास उंगली में है तो उस उंगली की समस्या हो सकती है, ना कि आपके शरीर की कोई समस्या हो सकती है। इस तरह से इसके हम कारण को ढूंढते हैं। कारण ढूंढते ही आपका निवारण हो जाएगा। निवारण बिल्कुल संभव है, ऐसा नहीं निवारण नहीं है। एक चीज हो सकती है जो हमारा मॉडर्न मेडिसिन नहीं निकाल के ला सकता है, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि अगर ये सारी चीजें जितनी मैंने बताई नॉर्मल है, एक्सरे भी नॉर्मल है, तो हो सकता है वात दोष आपका प्रकोपित हो। तो उसमें आयुर्वेदाचार्य से आप मिले, वो इवेल्युएट करेंगे और ये निवारण इसका हो जाएगा, ये संभव है। ये संभव है। तो गोरे कश्यप जी, मुझे लगता है आपको भी आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। डॉक्टर अंशुमान, आई थिंक काफी डिटेल में आज इसके हेडेक के ऊपर चर्चा हो गई, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं और मुझे लगता है कि उसको हम अगले एपिसोड में लेना चाहिए। एक तो मुझे आइस्पिक हेडेक क्या होता है वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, उस पर भी आगे बात करेंगे। दूसरा एक और चीज आ रही कि हेडेक और ट्यूमर, कई बार जो हेड दिमाग में ट्यूमर हो जाता है तो उसको कैसे पहचाने, तो क्या वो सिरदर्द से रिलेटेड होता है या उसके क्या कारण है, वो भी मैं आपसे अगले एपिसोड में समझूंगा। और आपने बड़े विस्तार से जानकारी दी जो कि हमेशा देते हैं और दर्शकों को भी समझ में आती है, इसीलिए वो सुनते हैं हमारे इस कार्यक्रम को। और हम नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को फिर इसी समय मिलेंगे। डॉक्टर अंशुमान, धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद।